गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि यूनिट एंड डायमेंशन में हम एप्लीकेशंस, डायमेंशन, फार्मूला, यूनिट्स हर एक चीज़ को पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं नीट और जेईई मेंस के अंदर, उसको हम एक इस वीडियो में कवर करेंगे और जेईई एडवांस के लिए जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो एम्स 2016 में पूछा है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन। मुझसे पूछा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन, हाँ पोलराइजेशन, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन। अच्छा, मैंने आपको एक डायपोल मोमेंट में ऑलरेडी बताया कि डायपोल मोमेंट मेरे पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मेरे पास होता था ऐसा, मैंने कुछ आपको बताया था कि यहाँ पे होता था चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज होता था माइनस क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको बोलता था मैं स्मॉल आर। तो डायपोल मोमेंट में क्या लिखता हूँ, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये लिखता था। और चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू टी, ये होता था इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एल, तो मुझे क्या मिलता था, ए एल टी। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। अब पोलराइजेशन क्या होता है, अगर पोलराइजेशन को मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूँ तो पी इक्वल टू होता है मेरे पास डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये मेरे पास होता है पोलराइजेशन। तो अगर डायपोल मोमेंट के लिए मैं लिखना चाहूँ, ये मैंने फॉर्मूला निकाला है, ए एल टी डिवाइड बाय वॉल्यूम के लिए क्या लिखूंगा, वॉल्यूम के लिए मैंने डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखवाया है, एल क्यूब होता है। तो पी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ऊपर आएगा ए टी और एल की पावर 3 को अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा एल की पावर -2। ये आंसर मेरे पास हो जाएगा। अगर एल की पावर 3 को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो एल इक्वल टू यहाँ पे पावर 1 है और ऊपर 1 - 3 कितना होगा, -2। तो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा ए टी एल की पावर -2। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में मुझे दिया है ए एल की पावर -2 और यहाँ पे टी, या फिर ए की पावर 1 और टी की पावर 1। सिंपल। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नीट 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है कि फाइंड फोर्स एक्सेलरेशन इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर, चूज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशनल ऑफ एनर्जी। ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, क्या बोला कि फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर, चूज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशनल ऑफ एनर्जी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मुझे डायमेंशन निकालने, ये मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन नंबर 3 में, तो क्या करेंगे, मुझे बोला कि जो फोर्स है, अच्छा जो एनर्जी है, जो एनर्जी मुझे दी है, इट इज डिपेंड ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम। इस तरह की चीज मुझे दी है। ये मेरे पास है एनर्जी, एफ मेरे पास क्या है फोर्स, ए मेरे पास एक्सेलरेशन और टी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाइम। टी मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास है एक्सेलरेशन, ठीक है, और एफ मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास फोर्स। तो अगर ई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ई प्रोपोर्शनल टू, ये सेकंड क्वेश्चन है जो नीट में पूछा है, नीट 2021। तो ई प्रोपोर्शनल टू, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिखता था, एम एल टी -2, ये लिखता था। ए मेरे पास क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एल टी -2 ये होता था, एम एल टी की पावर -2 और एल टी की पावर -2, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती थी वो होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी मेरे पास क्या है, टाइम,
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर ए, यहाँ पे पावर बी, यहाँ पे पावर सी। अच्छा, ई मेरे पास एनर्जी है। एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया है ml² t की पावर -2। एनर्जी ऑफ वर्क के लिए सेम होता था डायमेंशन फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल। अगर m की पावर को यहाँ पे अगर एक जगह में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ m की पावर a, ऐसा मान सकते हो आप, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं m की पावर a, ठीक है। अगर l की पावर मुझे लिखना है तो यहाँ पे पावर a और यहाँ पे b, यानी l की पावर में लिखूंगा a + b, ये लिख सकते हैं। अच्छा, t को मैं क्या लिखूंगा? t को मैं लिख सकता हूँ -2a -2b और +c, ये लिख सकते हैं। -2a -2b और प्लस यहाँ पे c, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, a यहाँ से पावर को कंपेयर में कर सकता हूँ। जैसे m की पावर a है, यहाँ पे कितनी होगी पावर m की 1, a की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी? 1 मिलेगी। अगर a + b है, l की पावर को अगर मैं देखूँ ये आएगा 2, a की वैल्यू मुझे दी है 1, b = 2, a की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो b मुझे कितना मिलेगा? b मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है, ओके। अगर t की पावर को कंपेयर करते हैं तो -2a -2b + c = मिलेगा मुझे -2। अच्छा, वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास 2, b भी 1 है और +c = -2, यानी c की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी? -2 + 2 + 2, ये हो जाएगा -2 + 4 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू +2। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो +2, तो ये वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो e प्रोपोर्शनल टू f की पावर कितना मुझे मिलेगा? 1, a की पावर मुझे कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1 और t की पावर मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पे ये c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो e प्रोपोर्शनल टू f(a)t²। हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन मुझे दिया है यहाँ पे? f(a)t²। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिया है। तो इस तरीके से नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आए आप उसको पहले ट्राई करो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कि कैसे उसको किया गया है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E/G has the dimension of। ये भी नीट 221 में पूछा था ये क्वेश्चन भी। मुझसे बोला कि E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E/G has the dimension। E/G, E मेरे पास क्या है? E मुझे बोला है यहाँ पे ये है मेरे पास एनर्जी, और G मुझे बोला है ये है मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G मेरे पास क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले याद रखो। जैसे एनर्जी के लिए मुझे पता है क्या होता है, ml²t-2, क्योंकि वर्क और एनर्जी के लिए सेम रहता है डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर G के लिए मुझे निकालना, लिखूंगा F = G m1m2/r²। अच्छा, G के लिए क्या लिख सकता हूँ? F(r²) / m1 × m2। तो G के लिए क्या हो जाएगा? mlt-2, ये हो जाएगा l² / m²। नीचे m² लिख सकते हैं क्योंकि m1 × m2 है, ये हो जाएगा m²। तो G के लिए अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या लिखूंगा? ऊपर जाएगा m इनवर्स, ठीक है, l³ और t की पावर माइनस, ये G के लिए हो जाएगा। भाई नीचे मेरे पास m1 × m2 है, तो m ऊपर जाएगा -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो बस E/G मुझसे पूछा है, ये हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन मुझे दिया था। E के लिए क्या है मेरे पास? ml²t-2 / m इनवर्स l की पावर 3 और t की पावर -, ये लिख सकते हैं। ओके, तो अगर इस m को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ उस क्वांटिटी को, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो, इसको ऐसे लिख लो, ml²t-2। इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा? m की पावर हो जाएगा यहाँ पे +1,
पॉजिटिव 1, L की पावर हो जाएगा -3 और T की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अगर इसको मैं एडअप करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास m² और ये L की पावर -1 और T की पावर यहाँ पे 0, ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है जी, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, m² L की पावर -1, ये मुझे मिलेगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या मुझे दिया है। m दिया है मुझे m की पावर 2, L की पावर -1 और T की पावर 0, यानी मुझे अगर देखूं तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहाँ पे मेंशन किया है, ऑप्शन नंबर 3 ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, या तो m² L की पावर -1 T की पावर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं m² L की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे मेंशन किया m² L की पावर -1 और T की पावर 0, ये लिख सकते हैं। तो ये आप जनरली आप इसको याद रखें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए m की पावर -1 L की पावर 3 और T की पावर -2 ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास एक नीट में ही क्वेश्चन पूछा है मुझसे। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? हाँ, ये नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा था मुझसे नीट के अंदर। इसमें बोला है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मुझसे पूछा है। तो क्या स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मैंने आपको लिखवाया है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स के लिए क्या होगा, ml T-2, नीचे मेरे पास एरिया होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ L²। अच्छा, तो स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, ऊपर आएगा मेरे पास m और इस L² को अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ, यानी कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो mLT-2, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा L की पावर -2। तो इसको अगर कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा m और L की पावर -1 और T की पावर -2, ये बचेगा मेरे पास। तो ये होगा स्ट्रेस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, m L की पावर -1 और T की पावर -2। और मुझे यहाँ पे शायद ऑप्शन में दिया है mL इनवर्स T की पावर -2। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ये नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। तो ml T की पावर -2, नीचे मेरे पास a या फिर L² और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, देखते हैं। देखो, अब एक नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था, नीट 2019 क्या बोला है इसमें पूछा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पूछा है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक जब आप यहाँ पे पढ़ोगे हीट ट्रांसफर करके एक चैप्टर आएगा आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको। एक थर्मल कंडक्टिविटी होता है, कि होता है मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी, कि किस मेटल की कितनी प्रॉपर्टी है हीट को ट्रांसफर कराने की। जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हीट को ट्रांसफर कराने की, उतनी अच्छी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो जनरली हमें देखते हैं कि सबसे अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी हमें मिलती है मेटल में, फिर मिलती है नॉन मेटल में, उसके बाद फिर मिलती है हमें लिक्विड के अंदर, उसके बाद मिलती है गैस में। तो मेटल में भी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी होती है वो मेटल मेरे पास होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर होता है। इसलिए जो आपकी सोलर सेल होती हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि उनमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल चाहिए। सोलर यानी सन से जो रेज आएंगी, जो हीट आएगी, उसको जल्दी से गेन करके पास करा सके। ठीक है, इसलिए वहाँ पे सिल्वर हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम, बहुत जगह पे कॉपर भी, लेकिन क्योंकि सोलर मटेरियल सोलर सेल है इसलिए बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल मुझे चाहिए, जो कि होता है सिल्वर। ठीक है, तो के थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसके लिए एक फोरियर लॉ आप पढ़ोगे। अगर ये मेरे पास एक वॉल है, सिंपल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल। अगर मेरे पास एक यहाँ पे वॉल है और यहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र होती है Q1, और इस तरीके से, अब क्योंकि जैसे हीट में इधर से ट्रांसफ़र करूँगा तो कुछ हीट इस वॉल के अंदर भी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर Q1 हीट है तो यहाँ पे जाते जाते कुछ कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हीट मुझे मिलेगी
एट द इनपुट Q1 एट द आउटपुट Q2। तो थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास होता है कि किसी मेटल की कितनी पावर है उस हीट को पास कराने की। तो इसको लेकर के फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ पे Q इक्वल टू KA dt बाई dx, dt बाई डी, इसी को बोलते हैं फोरियर लॉ। dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dx यानी आगे लेंथ के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा यहाँ पे हीट ट्रांसफर, अगर हम देखें यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो K dt बाई dx। तो यहाँ से अगर के लिए मैं निकालना चाहूँ फॉर्मूला तो KA dx बाई dt ये लिख सकते हैं। जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तो उसकी खूब अच्छे से बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो K के लिए, अगर Q के लिए मैं लिखना चाहूँ हीट, तो ये तो मेरे पास जूल होता है, एरिया के लिए होता है मेरे पास मीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास होगा मीटर, क्योंकि dx मेरे पास लेंथ है, और टेम्परेचर यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं केल्विन, ठीक है। तो अपने ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैच करेंगे। अच्छा, जूल dt बाई dx ये मेरे पास है। अच्छा, जूल मीटर स्क्वायर, अच्छा केल्विन की पावर। अच्छा, इसको एक बार ऊपर करके ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा KA dx अपॉन A dt। अच्छा देखो, एक गलती हमने कर दी, K लिखूँगा Q इंटू dx, और ये A मेरे पास नीचे आएगा ऐसे, सही है। तो भाई ये लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो K इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू dx, और नीचे K इंटू A इंटू dt, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। Q के लिए मेरे पास हो जाएगा जूल, dx के लिए हो जाएगा मीटर, और नीचे मेरे पास हो जाएगा ये केल्विन, और एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल केल्विन -1 ऊपर जाएगा तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो हो जाएगा मीटर -1। तो ये ऑप्शन हम देख सकते हैं, जूल केल्विन इनवर्स और मीटर इनवर्स। मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। बस ये एरिया यहाँ पे नीचे आएगा, कुछ नहीं है इसमें, K Q dx और A इंटू dt। तो Q के लिए ऐसे यूनिट जूल होती है, dx मेरे पास लेंथ है, क्योंकि dx जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा, ये हो जाएगा मीटर, और dt मेरे पास केल्विन, और एरिया मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो जूल केल्विन इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है जी। ये आई होप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था नीट में क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ C, G एंड E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, जहाँ पे C मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट, G मेरे पास है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड E मेरे पास क्या है, एक चार्ज है। तो मुझे लेंथ के लिए बताना है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था, यानी 2017 में, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था मुझसे। अच्छा, क्या बोला है मुझे कि जो लेंथ होगी, यानी जो L है, वो किस पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा C के ऊपर, इसकी पावर A में लिख लेता हूँ, एक डिपेंड करेगा G के ऊपर, इसकी पावर में B लिख लेता हूँ, और एक मुझे यहाँ पे कंडीशन दी है E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर में लिख लेता हूँ C। तो ये मुझे कंडीशन दी है, और लेंथ के लिए मुझे डायमेंशन फॉर्मूला बताना है क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो C मेरे पास क्या है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए तो सिंपल में लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, और इसके लिए हो जाएगा LT इनवर्स, ये लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा। G मेरे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने बताया इसके लिए क्या होगा, जैसे हम इसको चलो एक बार और निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2, ये मैंने बताया था G के लिए। तो क्या हो जाएगा MLT -2, ये हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई M स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M इनवर्स L क्यूब T की पावर -2, यही निकाला था हमने भी थोड़ी देर पहले, M इनवर्स L की पावर 3 और T की पावर -2। अच्छा, E स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए थोड़ी समस्या है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, Q1 Q2 तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने फिर इसको चार्ज मान सकते हैं, तो Q1 Q2 यानी चार्ज का स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू
ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एम एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब टी की पावर माइनस 2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा मेरे पास निकल करके। क्यों? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मेरे पास चार्ज है, इसको ई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि Q1 Q2 दोनों चार्ज होंगे मेरे पास। नीचे मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखूंगा। फोर्स के लिए लिखूंगा एम एल टी की पावर माइनस 2, आर के लिए लिखूंगा एल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एम एल क्यूब टी की पावर माइनस 2। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी के लिए मुझे मिल गई है वैल्यू, सी के लिए भी मुझे मिल गई है, ठीक है। एल मेरे पास क्या है? लेंथ है। एल मेरे पास लेंथ है। लेंथ होने का मतलब एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर प्रोपोर्शनल टू एल टी माइनस 1। कितना होगा? एल टी माइनस 1 होगा। अच्छा, इसकी पावर ए है। जी मुझे दिया है ये है एम इनवर्स एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2, ये मुझे दिया है बी। और सी मुझे क्या दिया है? ये, यानी एम एल क्यूब टी की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा सी, ठीक है जी। तो इस तरह का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे दिया। इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0 प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिखूँगा एम की पावर माइनस 1 तो ये मुझे मिलेगा एम पावर कितना माइनस बी प्लस सी, ये मुझे मिलेगा। इसको ऐसे लिख लो, माइनस बी प्लस सी मुझे मिलेगा। और एल की पावर कितनी मिलेगी मुझे यहाँ से? देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उधर। ये मेरे पास कितना है यहाँ पे? एम 0 एल की पावर 1 टी की पावर 0 प्रोपोर्शनल टू एम की पावर कितना मुझे मिलेगा? एम की पावर मुझे मिलेगा माइनस बी प्लस सी, क्योंकि सी होगी पावर। और एल की पावर कितनी मुझे मिलेगी? ये हो जाएगा ए प्लस 3b, ये 3b है और यहाँ पे प्लस 3c, ये मिलेगा। टी की पावर कितना मुझे मिलेगा? टी की पावर मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा माइनस ए माइनस 2b और माइनस 2c। तो माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c, ये मुझे मिलेगा। अच्छा, यहाँ से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? एम की पावर मुझे 0 दी है, ये हो गया 0, यानी बी किसके इक्वल आ जाएगा? सी के इक्वल आ जाएगा, यानी जो वैल्यू बी की होगी वही सी की होगी। अच्छा, एल को, अच्छा टी को पहले देख लेते हैं। माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0, टी की पावर 0 है यहाँ पे। अच्छा, बी और सी तो मेरे पास इक्वल है, यानी 2b माइनस 2b इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो माइनस ए इक्वल टू 4b, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू माइनस 4b। ये रिलेशन मुझे यहाँ से मिलेगा, ए इक्वल टू 4b। अब जरा इस टर्म को देख लेते हैं जो मेरे पास लेंथ के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो आप उसको नोट करो, फिर आगे मैं आप यहाँ पे बताता हूँ उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लिख लो पहले पूरा कैसे डायमेंशन यहाँ पे निकाली, और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे, देखो ये तो लिख लिया होगा सबने। देखो ये मैंने लिख लिया ए इक्वल टू माइनस 4b। अच्छा, अब मैं एल को कंपेयर करता हूँ। देखो ये क्या लिखूंगा यहाँ पे? ए प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू, ये लिखूंगा यहाँ पे 1, क्योंकि एल की पावर 1 है यहाँ पे। अच्छा, ए में एज इट इज लिख लेता हूँ प्लस 3b प्लस 3b 1। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि c इक्वल टू तो b मुझे दिया ही है, और b की वैल्यू मुझे क्या दी है? a इक्वल टू दिया है मुझे माइनस 4b। तो a इक्वल टू माइनस 4b में लिख लेता हूँ प्लस 3b प्लस 3b इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा ये? माइनस 4b प्लस 6b इक्वल टू 1, यानी ये बचेगा 2b इक्वल टू 1। यानी b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। सिंपल सोल्व किया मैंने, देखो b की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा, b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/2 आएगी, ठीक है भाई। देख लेते हैं एक बार। माइनस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास कितना है यहाँ पे? ये माइनस बी है और यहाँ पे प्लस सी है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस सी, यानी b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? c के इक्वल आएगी मेरे पास, यानी b भी कितना हो जाएगा? 1/2, और c भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/2, ठीक है। और a की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? a की वैल्यू मुझे दी है यहाँ पे, दी है a इक्वल टू मुझे दिया है माइनस 4b, a इक्वल टू माइनस 4। b की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो a कितना हो जाएगा? -2, ठीक है भाई। a इक्वल टू माइनस 4b है, b की वैल्यू है 1/2, तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? -2 मिलेगी।
ठीक है। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ सिंपल। तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू ए की वैल्यू मुझे मिली है, बी की वैल्यू मुझे मिली है, सी की वैल्यू मुझे मिली है। तो देखो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो मुझे क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो यहाँ पे, तो L प्रोपोर्शनल टू सी की पावर कितना -2, जी की पावर 1/2 और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, यानी L प्रोपोर्शनल मैं लिख सकता हूँ, ये 1 है मेरे पास। L प्रोपोर्शनल में लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ अंडर रूट जी, भाई 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो जी ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/c²। शायद कुछ ऐसा आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में। तो 1/c² मुझे दिया है और जी ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट या फिर 1/2। तो ये अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। L प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि C की पावर -2 है, नीचे जाएगा तो c² हो जाएगा अंडर रूट, G की पावर 1/2 है और इस टर्म की भी पावर 1/2, तो G स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा, समझ आ गया होगा आपको कैसे हमने किया। बस हमें कुछ नहीं करना, डायमेंशन फॉर्मूला पहले देखना है किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें सिर्फ ए, बी और सी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी और इस फॉर्मूले में रख देनी है। जो हमने कंडीशन यहाँ पे बनाई इस कंडीशन में रख देना है और फाइंड आउट कर लेनी है कि वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आपने इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नीट 2017 में मुझसे पूछा था। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और है और मुझसे क्या पूछेगा यहाँ पे देखते हैं। एक सवाल मुझे और दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये तो थे जो क्वेश्चन नीट में मुझसे पूछे थे, ये नीट के क्वेश्चन थे जो नीट में आपसे पूछता है। अब मैं जेईई मेंस के वो क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो मेंस में पूछे हैं अभी हाल ही में। तो 2021 ये जेईई मेंस में पूछा है, स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको ट्राई करें। जेईई मेंस 2021 क्या क्वेश्चन पूछा है मुझसे। क्वेश्चन में मुझे बोला कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मुझसे पूछा है। अभी हमने एक नीट का क्वेश्चन देखा था, उसमें मुझसे पूछा था थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो बेसिक यूनिट है वो मुझसे पूछी थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी। तो Q = KA dt बाय dx, ये मुझे पता है, यहीं से हम निकाल लेंगे। तो K = मैं क्या लिख सकता हूँ, Q dx डिवाइड बाय A × dt। ठीक है, तो Q मेरे पास क्या है, ये तो हीट है, हीट और एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था सेम होगा। एक बात आप याद रखें कि हीट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अलग होगा और लेटेंट हीट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अलग होगा, ये मैंने आपको बताई थी बात। ठीक है, तो हीट के लिए क्या लिखेंगे, mL² T की पावर -2, ये लिख सकते हैं T की पावर -2, और dx के लिए लिख सकता हूँ सिंपल L डिवाइड बाई A के लिए मैं क्या लिखूंगा L², ये तो मेरे पास एरिया है, और टेम्परेचर के लिए मान लेते हैं मेरे पास केल्विन। ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं, या फिर इसको थीटा भी मान लेते हैं। तो K = इसको थीटा लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा। तो इसको बैलेंस करके अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा m T की पावर -2, और यहाँ पे मुझे मिलेगा L और थीटा मुझे मिलेगा इनवर्स। ये होना चाहिए मेरे पास। देख लेते हैं, m T की पावर -2 और m T की पावर -2। अच्छा, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास हीट है, mL² T की पावर -2, ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा L, और नीचे मेरे पास ये होता है एरिया और ये होता है मेरे पास थीटा। अच्छा, तो क्या होगा मेरे पास, ये बचेगा m और यहाँ पे T की पावर -2 बचेगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, सिंपल L की पावर 1 और थीटा की पावर -1, या फिर K की पावर -1 है ना, थीटा को आप K भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे पास ऑप्शन क्या दिया है, mL T की पावर -2, और यहाँ पे दिया है, शायद कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास होगा वो यही होगा, क्योंकि देखो भाई टेम्परेचर तो नीचे आएगा, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। m T की पावर -2, L की पावर 1, थीटा की पावर -1, इसमें ऑप्शन में कुछ शायद मिस्टेक हो सकती है, बट इट इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। भाई Q = K dt बाई dx, K क्या हो जाएगा Q × dx A × dt, Q के लिए mL² T की पावर -2, क्योंकि हीट होती है, और ये मेरे पास हो जाएगा L, नीचे लिखूंगा यहाँ पे L² और ये मेरे पास हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो m
एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर बचेगा एल की पावर 1 और टी की पावर -2। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, हाँ हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है, ये मेरे पास है टाइम और ये मेरे पास है थीटा, तो इन दोनों को आप मर्ज मत करें। कई बार आप लोग ये सोच लेना कि ये मुझे टेम्परेचर दिया है और ये भी मुझे टेम्परेचर दिया, भाई ये टाइम की यूनिट है और ये मेरे पास है टेम्परेचर की, तो एम टी की पावर -2 एल की पावर 1 और थीटा की पावर -1, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेंस 2021 में पूछा था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, चलिए जी, ओके। अब इसके बाद मेंस 2021 में ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो जेईई 2021 में क्वेश्चन पूछा है। एक लिस्ट मुझे दी है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले लिखा है प्लैंक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लीनियर मोमेंटम, तो आपको मैचिंग के फॉर्म में आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छा सबसे मुझे पहले दिया क्या, प्लैंक कांस्टेंट, E = h × f, h = E/f, ये मैंने बताया आपको प्लैंक कांस्टेंट के लिए। एनर्जी mL² t की पावर -2, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, t-1 होता है, तो h के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा mL² t की पावर -1, प्लैंक कांस्टेंट mL² t की पावर -1, तो A के लिए तो मेरे पास हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। अच्छा फिर मुझे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के लिए सेम फॉर्मूला mL² t-2, एनर्जी के लिए ये हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरे पास। अच्छा फिर मुझे बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बोला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, mL² t की पावर -2 डिवाइड बाई A × t, चार्ज के लिए ये लिखते हैं, तो V के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL² t की पावर -3 और A की पावर -1, ये हो जाएगा, तो mL² t की पावर -3 और A की पावर -1, या फिर करंट को कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो इसमें बोला गया I की पावर -1, तो इसको I लिख लेते हैं सिंपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ऑप्शन में दिया है, तो I -1 ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ये हो जाएगा मेरे पास, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और बचा मेरे पास क्या है, अब बचा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मेरे पास होता है मास × वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा कैपिटल M LT-1, तो डी ऑप्शन के लिए मेरे पास हो जाएगा MLT इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो हम देख सकते हैं ए मेरे पास है सेकंड ऑप्शन, बी मेरे पास है थर्ड ऑप्शन, सी मेरे पास है फोर्थ ऑप्शन और डी मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये जेईई 2021 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसको आप नोट कर ले, ये सब मैंने कराया है आपको। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें कि कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एक जेईई मेंस में क्वेश्चन मुझसे पूछा है 2021 में ही, ए टिपिकल कंबंशन इंजन द वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय W = α² बीटा E की पावर -बीटा x² अपॉन kT। x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर एंड अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। डायमेंशन मुझे अल्फा की यहाँ पे बताने कितनी होगी। ठीक है जी, तो पहले इस क्वेश्चन को आप देखें, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल गया, उसको नोट करें, फिर मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। W मुझे दिया है कितना, W मुझे दिया है α² बीटा E की पावर -β² डिवाइड बाय स्मॉल k × t, ये कंडीशन मुझे दी है। और अल्फा और बीटा, अल्फा के लिए पूछा है खाली, हाँ अल्फा के लिए मुझसे पूछा है कि अल्फा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। अच्छा एक बात सोल्व करने से पहले ये बोला गया कि जो k है, k जो मेरे पास है वो मेरे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए अलग से भी आप याद रख लें कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो k मेरे पास होता है, ये होता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, तो k के लिए अगर मैं निकालूंगा तो mL² t की पावर -2, टेम्परेचर के लिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा थीटा की पावर 1, या सिंपल थीटा भी लिख सकते हैं, mL² t की पावर -2 और थीटा की पावर -1। तो इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर
बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसको आप याद रखें, ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि अल्फा और बीटा के लिए कैसे निकालें। क्या ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने आपको लिखवाया था कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, हमेशा वो डायमेंशनल लेस रहते हैं। ये नोट करके मैंने आपको लिखाया था। तो यानी इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू टी इक्वल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से बीटा के लिए लिखना चाहूँ तो बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू टी, ये लिख सकते हैं। यानी बीटा एक्स स्क्वायर, ये तो टी मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे ये टी मेरे पास टेम्परेचर है। क्या है मेरे पास? ये टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो के मेरे पास ये हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, इसको थीटा की पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। तो बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, बीटा इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर मेरे पास होगा तो इसको नीचे लिख सकते हैं टी -2, एक्स मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो बीटा की यूनिट मुझे क्या मिलेगी, एम, ये मुझे मिलेगा बीटा, बीटा मुझे मिलेगा बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर कैंसिल, एम टी -2, ये मुझे मिलेगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बीटा। अगर बीटा का पूछता तो ये आंसर कर देते, लेकिन पूछा किसका है, अल्फा का पूछा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, ये फॉर्म मुझे मेरे पास बनेगी। और डब्ल्यू के लिए क्या लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और बीटा के लिए क्या लिखूंगा, एम टी -2, ये हो जाएगा। इस t -2 से t -2 कैंसिल कर सकते हैं और इस m से ये m भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक फॉर्म अल्फा स्क्वायर की ये आएगी एल स्क्वायर, यानी अल्फा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास l, या तो सिंपल l लिख देंगे, ये भी आंसर होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0। ये JEE मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन मुझे क्या दिया है यहाँ पे, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन मुझे दिया था सिंपल सा। तो आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे वो सब आपने पढ़े हैं, जो लेक्चर मैंने बताए थे आपको, जो मैंने पढ़ाया अभी तक, उसी में से सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो ये JEE मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा है 21 में, जो लास्ट ईयर में ही आया क्वेश्चन, ये मुझसे पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने मुझसे बोला है कि इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट द कैपेसिटी एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशनल ऑफ लैम्डा, वेयर इज द लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन वी। 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं, क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करें और फिर यहाँ पे देखें। सी मुझे दिया है क्या, कैपेसिटी, एंड वी मुझे दिया है वोल्टेज। अच्छा, और लैम्डा के लिए मुझे कंडीशन क्या दी है, सी बाय वी, सी अपॉन वी मुझे दिया है, और इसी के लिए मुझे डायमेंशन फॉर्मूला बताना है क्या होगा। सी मेरे पास है कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस भी इसको बोल देते हैं, और वी मेरे पास क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल। अच्छा, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू वी, चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के बीच का रिलेशन, ये कर सकते हैं। अच्छा, सी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, Q बाय वी, ये लिख सकते हैं। इसको उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख देता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू, सी की जगह मैं क्या रखूँगा, Q बाय वी इंटू वी, ये लिख सकते हैं। यानी नीचे हो जाएगा Q बाय वी स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू, Q के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है कितना होता है, A इंटू टी, नीचे A की फॉर्म में क्या मुझे दिया है यहाँ पे, A। अच्छा, इसको हम क्या लिख लेते हैं, I लिख लेते हैं ना, एम्पियर को ऑप्शन में I की फॉर्म में दिया है तो I इंटू टी, ये लिख लेंगे, जहाँ पे T मेरे पास टाइम है और V मेरे पास है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए मैंने आपको बताया है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, और वर्क डन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाय ए इंटू टी, ये होगा। यानी अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ वी के लिए, ये मेरे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और टी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा टी की पावर -3 और ए की पावर, इसको हम लिख लेते हैं एम्पियर को कैपिटल आई। ठीक है, तो आई की पावर -1, ये लिख लेंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आई टी, जो हो जाएगा आई की पावर -1। अब इसी वी की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो लैम्डा इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइड बाई, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो एम, अगर मैं इसका स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल की पावर 4
टी की पावर -6 और आई की पावर -2, ये हो जाएगा मेरे पास। अब इस टर्म को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो m मेरे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2, ऊपर लेके जाएंगे, l की पावर कितनी हो जाएगी -4, t अगर ऊपर जाएगा तो t की पावर हो जाएगी 7 और i की पावर मेरे पास हो जाएगी 3। तो इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लैम्डा इक्वल टू CA/V। देख लेते हैं ऑप्शन मेरे पास क्या है, m की पावर -2, l की पावर -4, i की पावर 3 और t की पावर 7। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 2021 में, लैम्डा का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था, C/V करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू CV होता है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। JEE मेंस की सीरीज में नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एट द फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म ऑफ T, V एंड I। ये भी 20 जुलाई को जो पेपर हुआ है JEE मेंस का, उसमें पूछा था। ठीक है, टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम टेकन अ फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास, यानी मास, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बोला है कि पहले देख लो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो मास डिपेंड करेगा टाइम पे, इसको T की पावर A में लिख लेता हूँ, वेलोसिटी इसकी पावर V लिख लेता हूँ, और एंगुलर मोमेंटम जो मुझे बोला है कैपिटल I, इसकी पावर में लिख लेता हूँ C। ठीक है, इसके लिए मुझे निकालना है, तो M के लिए हो जाएगा कैपिटल M प्रोपोर्शनल, T के लिए होगा कैपिटल T, इसकी पावर है, V के लिए LT-1, इसकी पावर हो जाएगा B, और एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है MVR। क्या लिखेंगे, कैपिटल M LT-1 और यहाँ पे लिखेंगे L, तो ये हो जाएगा ML²T-1, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। MVR होता है M वेलोसिटी के लिए LT-1, R के लिए सिंपल L, इससे मल्टीप्लाई करेंगे L² और T-1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ML²T-1 की पावर C। अब यहाँ पे देखा जाएगा कैपिटल M प्रोपोर्शनल टू, अच्छा T की M लिख लेते हैं पहले, M की पावर मुझे कितना दिया है यहाँ पे, C दिया है, M की पावर C हो जाएगा क्योंकि एक ही M है यहाँ पे। अच्छा, और L की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा B + 2C। L की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, B + 2C, और T की पावर कितना होगा यहाँ पे, ये होगा -B और -C। तो M की पावर C, L की पावर B + 2C और T की पावर -B और -C, ये लिख सकते हैं। अच्छा, T की पावर में मुझे लगता है कि शायद T की पावर में A, ये भी काउंट होगा यहाँ पे, तो +A भी लिख लेते हैं क्योंकि 3 जगह पे T है, -C -B और यहाँ पे A। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, C की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 क्योंकि M की पावर 1 है। अच्छा, B + 2C, ये हो जाएगा मेरे पास 0। अच्छा, अब C की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, 2 = 0, यानी B की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। ठीक है, और -B -C + A = 0, तो B की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, + A = 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 + A = 0, यानी A की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। अब इन वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं इस M में, तो M प्रोपोर्शनल टू T की पावर कितना हो जाएगा, T की पावर मुझे मिलेगा -1, V की पावर मुझे मिलेगा -2, और I की पावर यानी मोमेंटम की पावर मुझे मिलेगा 1। तो इस तरह का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। देख लेते हैं ऑप्शन मुझे क्या दिया है, T की पावर -1, V की पावर -2 और I की पावर 1। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। तो सिंपल सा सवाल पूछा था JEE मेंस 2021 में, T की पावर है, V की पावर B, I की पावर C। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप ABC की वैल्यू निकालो और जो कंडीशन दी है इसमें उठा के रख दो, तो यही मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मुझसे पूछा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, अब देखते हैं आगे। JEE मेंस 2021 में सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, मुझे बोला है कि द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन F = A cos bx + C sin dt। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD/B इज। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन मुझे है, क्या दिया, F = A cos bx + C sin
dt, ये मुझे दिया है। और किसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझसे पूछा है, AD/B, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने एक नोट करके आपको लिखवाई थी बात कि जब भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो हमेशा डायमेंशन लेस रहते हैं। अब कॉस में अगर कोई टर्म यहाँ पे लिखी है या साइन के अंदर कोई टर्म यहाँ पे लिखी है तो वो एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के लिए कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन नहीं है, ये हमने बताया था। यानी बीटा एक्स जो अंदर वाली टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, ये बीटा एक्स जो अंदर वाली टर्म है। और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले बीटा एक्स की बात कर लेते हैं। तो बीटा के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, m0 l0 t की पावर 0 और डिवाइड बाई इस x को लिख सकता हूँ कैपिटल L। तो इस बीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास l की पावर -1। तो बीटा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला तो आएगा l की पावर -1। अच्छा, जो साइन के अंदर फंक्शन लिखा है वो भी एक कांस्टेंट है, तो यानी dt, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। यानी d के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, ये तो मेरे पास टाइम है m0 l0 t की पावर 0 और डिवाइड बाय मेरे पास हो जाएगा कैपिटल T। यानी d के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, t की पावर -1 आ जाएगा। तो b के लिए, बीटा के लिए मुझे मिल गया और कैपिटल D के लिए मुझे मिल गया। ठीक है, ये बीटा है, या फिर इसको सिंपल हो सकता है b बोला गया इसको, तो b भी बोल सकते हैं। तो ये b की वैल्यू होगी मेरे पास। ठीक है, bx इक्वल टू डायमेंशन लेस, b की वैल्यू आ जाएगी l की पावर -1 और d की वैल्यू आ जाएगी t-1। अच्छा, अब मेरे पास b तो मुझे मिल गया, d मुझे मिल गया। अगर मुझे a का डायमेंशन मिल जाए तो मुझे बात बन जाएगी मेरे पास। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि जो एप्लीकेशन में मैंने आपको लिखाया था डायमेंशन फॉर्मूले में कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डिपेंड करेंगी। यानी सेम डायमेंशन अगर होगी तभी हम उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी करेंगे जब सेम डायमेंशन यहाँ पे होगी। यानी कॉस के अंदर कोई भी नंबर होगा तो कॉस के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो तो कांस्टेंट नंबर ही होगा। जैसे cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 30 होता है 1/2। तो जो भी अंदर टर्म होगी वो तो कांस्टेंट नंबर ही मेरे पास आएगा। तो यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि cos ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी टर्म कांस्टेंट है। यानी फोर्स की जो डायमेंशन नहीं होगी, a + b अगर लिखा है तो अगर a की डायमेंशन मेरे पास जो होगी वही b की होगी और वही मेरे पास f की होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे लिखा है, अगर ये लिखा है 4 न्यूटन + 3 न्यूटन, तभी यहाँ पे आएगा 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का मतलब ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में। कभी हम ऐसे सबमिशन नहीं कर सकते यहाँ पे 4 न्यूटन और यहाँ पे 3 kg, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो डायमेंशन तीनों की सेम रही होगी। यानी f के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है वही a के लिए रहा होगा और वही फॉर्मूला b के लिए रहा होगा। तो a के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला, जो फोर्स का होगा, और b के लिए भी वही लिख सकता हूँ m/l/t-2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। AD/B की वैल्यू मुझे निकालनी है, AD/B। A के लिए क्या है मेरे पास, A के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाला है m/l/t-2। D के लिए क्या है मेरे पास, t-1 डिवाइड बाय, और B के लिए मेरे पास क्या है l-1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, ये तो मेरे पास लिख दूंगा इसको कैपिटल M। अगर l को अगर ऊपर लेके जाता हूँ ये हो जाएगा l की पावर 2, एक l ये है, एक l ये है, और t की पावर कितना हो जाएगा -3। ये आंसर होगा मेरे पास AD/B। ठीक है, ml² t की पावर -3। तो ऑप्शन मुझे दिया होगा इसमें, देख लेते हैं, ml² t की पावर -3। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था 2021 में कि a cos bx + c sin dt, और ये AD/B की वैल्यू मुझे यहाँ से बतानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है कि ये भी 2021 में ही पूछा है मेंस के अंदर, ELMNG डिनोट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, देन द डायमेंशन ऑफ P इन द फॉर्मूला इक्वल टू P = EL² m की पावर -5 g की पावर -2। ये मुझसे पूछा है। क्या दिया मुझे, P का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अगर मुझे दिया है EL² m की पावर -5 और यहाँ पे g की पावर -2, जहाँ पे E मेरे पास है एनर्जी, L मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम, M मेरे पास है मास और G मेरे पास है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो P के लिए मुझे बताना है। तो P के लिए क्या लिखेंगे, एनर्जी के लिए क्या लिख सकता हूँ, ml² t की पावर -2। L तो मेरे पास सिंपल लेंथ ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ L², ये मेरे पास लेंथ है। अच्छा, L मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है,
एल मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब एम वी आर, ये मैंने आपको बताया अभी, एम वी आर होता है, ये हो जाएगा कैपिटल एम एल टी माइनस वन और आर के लिए एल। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, इस पूरे का स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये एम मुझे क्या दिया है, एम मुझे दिया है मास, तो मास के लिए तो सिंपल रहेगा ये -5, ये लिख सकते हैं सिंपल मास के लिए। एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया। जी मेरे पास है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। तो जी के लिए क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, देखो जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मिलेगा, ये मिलेगा एम इनवर्स एल क्यूब और टी की पावर -2, ये भी हम निकाल चुके हैं कई बार, ये मुझे मिलेगा, इसको रख देते हैं यहाँ पे एम इनवर्स एल की पावर 3 और टी की पावर -2, ठीक है। इसकी पावर कितना दिया है मुझे, -2 दिया है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। पी के लिए लिखूंगा तो एम की पावर कितना हो जाएगा, एम की पावर मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा मेरे पास 1 + 2 -5 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, ये मुझे मिलेगा। अच्छा, एल के लिए क्या लिख सकता हूँ, एल मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे मुझे मिलेगा -6, 3 × t - 6 और t की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, t मेरे पास हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा +4, ठीक है। तो p इक्वल टू, क्योंकि -2 × -2 +4 हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा m की पावर कितना, ये हो जाएगा 3, 5, ये m की पावर तो मुझे मिलेगा यहाँ से 0, आई थिंक यही होगा। और l की पावर मुझे कितना मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ये भी 0 मिलेगा और t की पावर कितना मिलेगा, ये भी मुझे 0 मिलेगा। तो p मेरे पास आएगा ये m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। यानी ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यही क्वेश्चन जे मीन्स में पूछा था, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है जी, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है कि इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम, if force length and time are taken as the fundamental quantity then what is the dimensions of density। फिर से वही सवाल, क्या बोला है मुझे कि डेंसिटी, डायमेंशन डेंसिटी की बतानी है, यानी डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी इसको रो से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, किस किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स लेंथ और टाइम। यानी फोर्स की पावर को a लिख लेता हूँ, लेंथ की पावर को लिख लेता हूँ मैं b और टाइम की पावर को लिख लेता हूँ c, ये कर सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डेंसिटी मेरे पास होती है kg/m³, यानी m l की पावर -3। डेंसिटी के लिए ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो m l की पावर -3 और t की पावर 0, क्योंकि t तो इसमें आता ही नहीं है, t की पावर 0 लिख सकते हैं। फोर्स के लिए लिखेंगे m l t -2 की पावर a, l की पावर b और t की पावर यहाँ पे लिख सकता हूँ c, ये लिख सकते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, m की पावर -3, ये t की पावर 0, प्रोपोर्शनल। m की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a यहाँ पे, l की पावर कितना होगा a + b और t की पावर कितना होगा -2a + c। भाई m की पावर a, l की पावर a + b और t की पावर -2a + c। कंपैरिजन कर सकते हैं, a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 और a + b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी -3, 1 रखेंगे, b = -3 रखेंगे, तो b = कितना हो जाएगा -3 - 1, भाई ये -3 है, इसको लिखेंगे -1, तो b मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे -4। इसको सोल्व कर लिया हमने। अच्छा, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2a + c = उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 है मेरे पास, तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 2 + c = 0, यानी c की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू मुझे मिल गई, इसके अंदर हम रख देंगे यहाँ पे। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, f की पावर 1, l की पावर b है, ये हो जाएगा -4 और t की पावर मेरे पास हो जाएगा 2। तो ये आंसर होगा मेरे पास। देख लेते हैं ऑप्शन में मुझे क्या दिया है। ऑप्शन में मुझे दिया f की पावर 1, l की पावर -4 और t की पावर 2। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए विल बी
करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। f की पावर 1, l की पावर -4 और t की पावर 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं आगे। तो जे मेंस का जो आज का लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सवाल मुझसे पूछा है, उसमें मुझे मैचिंग के फॉर्म में दिया है। तो लिस्ट 1 में मुझे दिया है टॉर्क, इम्पल्स, टेंशन और सरफेस टेंशन। तो इस तरीके का मुझे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैचिंग कर सकते हैं यहाँ पे टेंशन और सरफेस टेंशन, इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। अच्छा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉर्क, टॉर्क हम लिखते हैं, तो टॉर्क सबसे पहले मुझे दिया, टॉर्क दिया है। तो टॉर्क मैंने आपको बताया था कि फोर्स परपेंडिकुलर इनटू डिस्टेंस, ये होता है मेरे पास टॉर्क। अच्छा, फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, mL-T-2 इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये हो जाएगा एल यहाँ पे। तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क के लिए, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करूँगा, mL² T की पावर -2, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो mL² T की पावर -2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी दी है मुझे इम्पल्स। क्या दिए मुझे, इम्पल्स। इम्पल्स के लिए मैंने आपको बताया था। अच्छा चलिए, इम्पल्स से पहले हम इसकी बात कर लेते हैं टेंशन की। टेंशन ये मेरे पास है जो रोप के अंदर होता है, टेंशन फोर्स, यानी एक फोर्स की बात यहाँ पे कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है। तो एफ के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, mL-T-2, यानी अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो mL-T-2, ये मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वांटिटी मेरे पास क्या है, सरफेस टेंशन। क्या है मेरे पास, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब, सरफेस टेंशन मेरे पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी लिक्विड की सरफेस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन, और फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको सही से पढ़ेंगे। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कराया था सिग्मा से। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो mL-T-2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास एल से एल कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, इस एल से इस एल को, तो ये हो जाएगा mT-2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं सरफेस टेंशन यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैं डी की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी के लिए मेरे पास क्या होगा, mT-2, यानी मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड मेरे पास हो गया, है ना। अब बचा है फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखें कि इम्पल्स के लिए मुझसे पूछा है। किसके लिए पूछा है, इम्पल्स के लिए। आपको पता है इम्पल्स मैंने बताया था कि मेरे पास होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, जब भी चेंज इन आ जाएगा तो जो डायमेंशन मोमेंटम की होगी वही मेरे पास चेंज इन मोमेंटम की भी होगी। तो चेंज इम्पल्सिव फोर्स मैंने आपको ये भी उससे भी डिफाइन कर सकते हैं, F = dp/dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, उसके लिए मैं क्या लिखता था, m × v, याद होगा आपको। तो जो मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही इम्पल्स का होगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कैपिटल M और V के लिए LT-1। तो यानी सी ऑप्शन के लिए मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सी के लिए मेरे पास हो जाएगा 1, बी के लिए मेरे पास हो जाएगा, बी के लिए ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सी मेरे पास है, अच्छा ये सी नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये टॉर्क के लिए मेरे पास हो जाएगा, ए के लिए थर्ड, ए के लिए थर्ड हो जाएगा। अच्छा, बी मुझे क्या दिया है, मुझे दिया इम्पल्स, हाँ तो ये मेरे पास बी है। बी के लिए मेरे पास हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए के लिए थर्ड और बी के लिए 1। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर, शायद अगर आपको ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ये देख सकते हैं, ए थर्ड, बी 1, सी 4 और डी मेरे पास हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे पूछे थे जेईई मेंस ने वो सारे मैंने करा दिए। नोट्स अगर आप फॉलो करेंगे जो मैंने बनवाए हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का आपको गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने, इस वीडियो के अंदर नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में एक लेक्चर और वीडियो लेकर के आऊँगा इसके बाद, जिसमें हम जे एडवांस के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।